नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर असरदार का। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 12 जिलों के लिए चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अगले 2 घंटे के लिए अलर्ट है। 12 जिलों में आंधी और तूफान देखने को मिल सकता है। 12 जिले कौन कौन से हैं? कटनी, उमरिया, सिवनी, शहडोल, बैतूल, दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा के लिए ये चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है अगले 2 घंटों के लिए। बालाघाट, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और सीहोर में भी अलर्ट जारी किया गया है। अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला और इससे पहले ये 2 घंटे का अलर्ट मध्य प्रदेश में 12 जिलों में जारी किया गया है। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह मौसम विभाग की ओर से दी गई है। जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। अचानक मौसम में ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है उससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है और इसी को देखते हुए, आंधी तूफान को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से खंडवा, बैतूल में ये जोरदार बारिश, ओलावृष्टि और सबसे बड़े सोलर प्लांट को नुकसान पहुंचा। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको बता रही हैं। अचानक मौसम में बदलाव, तेज बारिश, आंधी तूफान और कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। वासु चौरे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वासु, अगले 2 घंटों के लिए मौसम विभाग का यह अलर्ट क्या कहा गया है मेट की ओर से? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। कई जिलों से ओलावृष्टि की जो तस्वीरें हैं वो भी निकल कर सामने आई हैं और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों की परेशानियां थोड़ी सी बढ़ी हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तो वो अपनी तैयारियों से घरों से बाहर नहीं निकले थे। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी जो चिंता है वो किसानों की बढ़ी है, क्योंकि जब जब बेमौसम बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, सीधे तौर पे किसानों को नुकसान पहुंचता है, फसलों को जो है वो नुकसान पहुंचता है। और एक बार फिर से वैसा ही जो सूरत हाल है वो बना हुआ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में दिख रहा है। कई जगहों पर फसलों को नुकसान की जो खबर है वो सामने आई है। वहीं जो खुले में अनाज, कटी हुई फसल रखी हुई थी उस पर भी बारिश की, बेमौसम बारिश की, आंधी तूफान की मार पड़ी है, जिससे भी किसानों को जो नुकसान है वो हुआ है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो कहीं ना कहीं बना रह सकता है, जिसके चलते लोगों को थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की जो हिदायत है वो दी जा रही है। वहीं जब से मौसम का मिजाज बदला है तो जो खुले में फसल रखी हुई थी अब उसको ढांकने का काम जो है वो किया जा रहा है। उनको शेल्टर के अंदर, शेड के अंदर शिफ्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। अगर बारिश पानी होता भी है तो उससे कहीं ना कहीं फसलों को बचाया जा सके। लिहाजा अलग अलग जो सिस्टम बन रहे हैं, अलग अलग जो वेदर सिस्टम एक्टिवेट हैं, उनके चलते इस तरीके का जो मौसम है वो देखने को मिल रहा है। जी, क्या अभी तक स्कूल्स के लिए कोई निर्देश? वासु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, एक बार फिर से आप प्लीज अपना सवाल दोहराइए। जी वासु, हम जानना चाह रहे थे कि स्कूलों के लिए कोई निर्देश दिए गए या नहीं? बिल्कुल, देखिए जहां जो मौसम खराब हुआ है उसके चलते जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई जो है वो आने वाले समय में शासन प्रशासन की ओर से की जाएगी, क्योंकि पहले भी जब इस ठीक है, और लोगों को घरों से बाहर निकलते वक्त खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ली है। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। कई जगहों पर तो बारिश के साथ ओले भी बरसे हैं। बेमौसम हुई बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से मौसम भले ही खुशगवार कुछ पलों के लिए रहा हो, लेकिन इस बेमौसम की बरसात ने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के लिए यह बारिश आफत बनकर बरसी है। मौसम का यह बदला हुआ मिजाज बता रहा है किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का असर अब देखने को मिल रहा है।
तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी दौरा जारी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी बालाघाट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय शंखनाथ रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मंच से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेसी एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अभी तो हमारी सरकार ने विकास की फुलझड़ी जलाई है, अभी तो रॉकेट चलाना बाकी है। हमारी सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है, अभी तक तो विकास का ट्रेलर चल रहा था, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पीएम मोदी ने कहा कि वो महाकाल के भक्त हैं। 2 दिन में पीएम मोदी का ये दूसरा महाकौशल का दौरा था। अब फुलझड़ी देख करके भी लगता तो है वाह वाह बहुत बढ़िया पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य तो उस रॉकेट को ऊपर ले जाना होता है। वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी, ये तो अभी बाकी है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, देश के लिए है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। और ये मेहनत इसलिए कर रहा हूं। तो आइए अब आपको यानी कि जनता को समझा देते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा खास क्यों है। बालाघाट जो सीट है मध्य प्रदेश की, दरअसल वो 2 राज्यों की सीमा से सटी हुई है, लगती हुई है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से ये लगती है। महाराष्ट्र की गोंदिया भंडारा बॉर्डर और छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव और कवर्धा का बॉर्डर। बालाघाट के साथ 2 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश इस दौरे के साथ की गई है। बालाघाट के साथ ही छिंदवाड़ा और मंडला सीट पर भी फोकस। छिंदवाड़ा और मंडला से भी कांग्रेस टक्कर दे रही है और इसीलिए महाकौशल का ये दूसरा दौरा और बालाघाट में प्रधानमंत्री मोदी की ये हुंकार, क्योंकि इससे आसपास की सीटों पर भी असर पड़ेगा, ये सोचकर यहां ये दौरा प्लान किया गया था। तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर रहेंगे। राहुल यहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के समर्थन में चुनावी माहौल बनाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने उनके दौरे को लेकर कहा कि बस्तर से गांधी परिवार का खास नाता है। बता दें कि 19 अप्रैल को बस्तर में पहले चरण के जो मतदान होने हैं उनमें बस्तर सीट भी शामिल है। बस्तर में माननीय राहुल गांधी जी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और कार्यकर्ताओं को लगातार बैठकें लेकर हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण सभी जिलों में निर्देशित कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा और वैसे भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी गांधी परिवार का बस्तर से गहरा नाता रहा है, तो उनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में जनता आएगी। देश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामे का विश्लेषण जारी कर एक रिपोर्ट निकाली है। पहले फेज में देश भर में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो यहां 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके नेताजी कितने अमीर हैं, उनकी संपत्ति कितनी है। और बात मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा की। यहां से नकुलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो पहले चरण में देश के सबसे अमीर प्रत्याशियों में टॉप पर हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया कि एडीआर ने विश्लेषण कर जारी की है रिपोर्ट, और अगर पहले फेज के 16 से 25 उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें सबसे टॉप पर कौन है? वो है मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा के प्रत्याशी नकुल नाथ। जी हां, कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ टॉप पर हैं अमीर प्रत्याशियों में। 716 करोड़ इनकी संपत्ति है, देश के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। पहले चरण में उतरे हुए उम्मीदवारों में इनकी अगर बात कर रहे हैं 716 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है जो इन्होंने हलफनामे में डिक्लेयर की है। उसके बाद नंबर आता है कमलेश्वर पटेल का, सीधी से, ये भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी हैं, इनकी संपत्ति है 39 करोड़। और तीसरा नंबर है विवेक बंटी साहू जो नकुल नाथ के अगेंस्ट हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इनकी संपत्ति है 36 करोड़, ये तीसरे नंबर पर आते हैं। जबलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशीष गोंटिया दुबे, इनकी संपत्ति है 35 करोड़। और बालाघाट से अब कांग्रेस के प्रत्याशी की हम बात करते हैं सम्राट सिंह की, जिन्होंने हलफनामे में अपनी संपत्ति को डिक्लेयर किया है, 19 करोड़ इनकी संपत्ति है। वहीं अब अगले प्रत्याशी की ओर बढ़ते हैं, सीधी से राजेश मिश्र, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इनकी संपत्ति बताई है 14 करोड़, यानी कि 14 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। तो कितने अमीर हैं ये प्रत्याशी, आपकी जो लोकसभा सीट में उतरे हुए हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जबलपुर से लोकसभा के मैदान में निर्दलीय जो प्रत्याशी उतरे हुए हैं, 2.5 अक्षर अपने इस नाम के चलते काफी फेमस भी हो रहे हैं। 5 करोड़ इन्होंने अपनी संपत्ति को डिक्लेयर किया है। बालाघाट से निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप छाबड़ा ने भी बताया है 3 करोड़ 97 लाख के ये मालिक हैं। इस बात की जानकारी खुद दिलीप छाबड़ा ने अपने हलफनामे में दी है। इसके अलावा हम बात करें, ये तो हुई बात निर्दलियों की, निर्दलियों के अलावा भी मैदान में जो रीजनल पार्टीज हैं उनके नेता भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई दूसरी पार्टियों के नेता जो करोड़पति की लिस्ट में हैं उनकी बात करते हैं। तो जो करोड़पति की लिस्ट में है, सबसे पहले बात चर्चित कंकर मुंजारे की, जो बीएसपी के टिकट पर बालाघाट से चुनावी मैदान में है, इनकी संपत्ति 5 करोड़ रुपए डिक्लेयर की है। तो वही राजेश तांत्रिक जो बीएसपी के टिकट पर छिंदवाड़ा से मैदान में है, उनकी संपत्ति है 3 करोड़ 64 लाख रुपए। वहीं सीधी से भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के श्यामलाल वैश्य की संपत्ति है 3 करोड़ 48 लाख रुपए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजेपी पार्टी के टिकट पर जबलपुर से उदय कुमार साहू चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी संपत्ति 3 करोड़ से ज्यादा बताई है। तो ये है इनके पूरी संपत्ति का लेखा जोखा। तो पहले अगर हम फेज की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीट्स पर चुनाव होने हैं। 6 सीटों पर कुल 88 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें से 27 प्रत्याशी करोड़पति लिस्ट में शुमार है इनका नाम, यानी कि 31% मध्य प्रदेश के प्रत्याशी करोड़पति हैं। पहले फेज में 3 में से 1 प्रत्याशी करोड़पति है अगर हम एवरेज निकालते हैं यहां पर। तो 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश में इस बार 4 चरण हैं जिनमें मतदान किया जाएगा और फिलहाल प्रत्याशी जोर शोर से अपने वादों, नारों और प्रचार के शोर में लगातार चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, तो इलेक्शन के लिए जैसे जैसे जो दिन है नजदीक आ रहा है, नेताओं के बयान कभी तीखे हो रहे हैं, कभी नया विवाद, नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी पर फिर से विवादित बयान दिया है। उनके बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला। डिफाल्टर आदमी जब बात करते ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एक बार फिर से विवादों में हैं। उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। महंत ने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए और इस दौरान वे फिर से शब्दों की मर्यादा खो बैठे। पहले चरणदास महंत का ये बयान सुनिए। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। तो डिफाल्टर आदमी जब बात करते ही नहीं। चरणदास महंत के पीएम पर बयान की बीजेपी ने निंदा की और बयान को छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा का अपमान बताया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जनता आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएगी। अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है
और जो लाठी मारने वाली बात का उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया था, ये पता चलता है कि वो स्पष्टीकरण झूठा और निराधार था और लगातार इस प्रकार की बातें आ रही है। इसका माकूल जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। चरणदास महंत इससे पहले भी पीएम पर दिए बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे। मामले के तूल पकड़ने पर छत्तीसगढ़ी मुहावरे का उन्होंने जिक्र किया था और बयान पर खेद भी जताया था। उनके दोनों बयानों को आपको सुनाते हैं। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। और जो मैंने हाना पर छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती मैंने कहा है और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। महंत के लाठी वाले बयान पर पीएम मोदी ने भी तंज कसा था। ऐसे में एक बार फिर से पीएम पर दिया गया उनका बयान कांग्रेस के लिए ही मुश्किल खड़ी कर सकता है। कांग्रेस ने तब भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। एक बार फिर से कांग्रेस के सामने पहली वाली स्थिति ही आन खड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में एक और कांग्रेसी नेता पुष्पेंद्र परिहार ने पार्टी छोड़ दी। परिहार ने भूपेश बघेल पर तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए। कहा कि बघेल सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करते हैं, कार्यकर्ताओं को गुलाम की तरह समझते हैं। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के द्वारा निरंतर मेरी घोर उपेक्षा की गई है। आज आप देखेंगे कि पार्टी को भूपेश बघेल केवल तानाशाही के रूप में चला रहे हैं। पार्टी में कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। पार्टी में कोई, कांग्रेस पार्टी में कोई पार्टी फोरम नाम की कोई चीज नहीं जहां हम अपनी बात रख सकें। इस पार्टी में अब केवल जो भी निर्णय लेंगे वो भूपेश बघेल लेंगे और भूपेश बघेल दिल्ली के नेताओं को गुमराह कर रहे हैं और अपने जो भी उनके नियम कायदे हैं उसे वो लागू कर रहे हैं। पार्टी के भीतर जातिवाद चला रहे हैं, पार्टी के भीतर परिवारवाद चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चली है। पहले फेज की वोटिंग अब नजदीक है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस ने नया दांव खेला है। ये रिपोर्ट हमारी देखिए और जाने की कांग्रेस का वो नया दांव क्या है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वोटरों को लुभाने के लिए जी जान से जुटी है। पार्टी की बात को प्रभावी रूप से जनता तक पहुंचाने और वोटर से सीधे कनेक्ट करने के लिए कांग्रेस ने गारंटी कार्ड लॉन्च किया है। इस गारंटी कार्ड में वोटरों का नाम, उम्र, घर का पता, मोबाइल नंबर, राज्य, विधानसभा, बूथ नंबर तक की डिटेल ली जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनने पर इस डाटा के जरिए हम लाभार्थियों तक अपनी गारंटियों को पहुँचाने का काम करेंगे। सभी कैंडिडेट्स के पास ये फॉर्म भिजवाएंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्रों में जितने हाट बाजार हैं और उनमें बटेंगे ये। जब कैंडिडेट घर घर जनसंपर्क करने जाएगा तो उनके कार्यकर्ता वहाँ पर ये बांटेंगे। इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच जाए। कांग्रेस की गारंटी में युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा को पक्की नौकरी, किसान न्याय के तहत कर्ज माफी और एमएसपी की गारंटी, हिस्सेदारी न्याय के तहत सामाजिक और आर्थिक लाभ, समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती, नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना और श्रमिक न्याय के तहत 400 रुपए प्रतिदिन तय मजदूरी का वादा किया गया है। एक और कांग्रेस जहां गारंटी और अपनी न्याय योजनाओं के जरिए जनता के बीच पहुंचकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि देश और मध्य प्रदेश में सिर्फ मोदी जी की गारंटी चलेगी। देखिए, कांग्रेस का जो गारंटी कार्ड है या न्याय पत्र जो आया है पूरा झूठ का पुलंदा है, झूठ की दुकान है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने भारत के साथ में एक अपमान कर दिया, भारत का अपमान। अरे भैया, भारतीय नदियों का फोटो नहीं लगाया, अमेरिका की नदी को लेके आ गए आप, फर्जीवाड़ा कर रहे हो आप थाईलैंड से क्लाइमेट चेंज वाला फोटो लेके आते हो, फर्जीवाड़ा करते हो। और जिस प्रकार से जो घोषणा पत्र में जो रहा, 1936 में मुस्लिम लीग ने भी कुछ इसी प्रकार की अपनी जो घोषणाएं थी वो करना चाह रहे थे।
बहरहाल लोकसभा चुनाव का रण पूरी तरह से सज चुका है। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवारों की स्थिति भी साफ है। अब देखना ये होगा कि जनता इस आम चुनाव में किसकी गारंटियों पर अपना भरोसा जताती है। पीएम मोदी और राहुल गांधी कांग्रेस की गारंटियों के बीच ये चुनाव दिलचस्प हो गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी गारंटियों को लेकर जनता के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि जनता तक कौन अपनी बात बेहतर रूप से पहुंचा पाता है, जनता किस पर भरोसा जताकर इन लोकसभा के चुनावों में उसे जीत की गारंटी देती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर और दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। वहीं केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राजीव कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। सीआरपीएफ के कुल 22 जवान तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ के कमांडो राजीव कुमार के साथ साथ उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात कर दिए गए हैं। इससे पहले केवल टीएन स्टेशन को जेड सिक्योरिटी दी गई थी। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एक कर केजरीवाल की हर दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, भरपूर सबूतों के आधार पर ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। सबूतों में केजरीवाल घोटाले की साजिश में शामिल नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस फैसले से सहमत नहीं है और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। तो केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हुई हैं। कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया था। ईडी के रिमांड को भी चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने गिरफ्तारी को लीगल माना है, वैध माना है। गिरफ्तारी के बाद रिमांड को ठीक ठहराया है। कहा है कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, सीएम को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जा सकती है क्योंकि ईडी के पास इस केस को आगे बढ़ाने के और रिमांड पर रखने के तमाम सबूत हैं। बढ़ते हैं आगे। अब तो शेयर बाजार की बात कर लेते हैं, जहां आज जबरदस्त तेजी का दौर रहा। सेंसेक्स के साथ निफ्टी ने छलांग लगाई है। निफ्टी ने 22,768 के आंकड़े को छुआ तो वहीं सेंसेक्स निकला 75,124 अंक से आगे। बैंक निफ्टी भी 49,000 के करीब पहुंच गया। जबरदस्त हाई पर पहुंचा है शेयर बाजार और ऐसे में शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वालों के चेहरे खिले हुए हैं। निफ्टी ने जोरदार छलांग लगाई है। 22,768 के आंकड़े को निफ्टी ने छुआ है। और अब बात करते हैं आपके शानदार इनाम जीतने के मौके की। जी हां, न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं और उसके लिए बस आपको क्या करना है, देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवालों